रहा। आइए, पूछा गया है जालोर का प्राचीन नाम था, जालोर का प्राचीन नाम था। एग्जाम के अंदर क्या होता है कि लगभग जैसे मैं बात करूं बीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान पुलिस, या फिर आप चाहे फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलएसए की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कोई जिले का नाम देगा और पूछेगा इसका प्राचीन नाम क्या है, या फिर आपको पूछ लेगा जैसे चित्तौड़गढ़ नाम का प्राचीन नाम क्या था, इस प्रकार से क्वेश्चन। बहुत ही शानदार। बी आंसर आ रहा है जाबालीपुर बता रहे हैं मिस्टर संजू बिश्नोई, हमें बी सोनू, बी सुंदर बिश्नोई जोधपुर। बी बता रहे हैं सभी सोनू, नंदू, सुंदर, सुमन सैनी, बिल्कुल बहुत ही शानदार। आइए चर्चा करते हैं जालोर का प्राचीन नाम था। देखिए जालोर, कहते हैं जालोर का प्राचीन नाम हुआ करता था जाबालीपुर। क्या नाम था? जाबालीपुर। यह जाबालीपुर नाम क्यों था? तो कहते हैं कि ये जो जालोर का क्षेत्र है, यहां पर एक ऋषि की तपोस्थली हुआ करती थी और उन ऋषि का ही नाम क्या था? जाबाली ऋषि। हमने कहा जालोर का जो क्षेत्र है, इस जालोर के क्षेत्र के अंदर एक ऋषि की तपोस्थली हुआ करती थी और उन ऋषि का नाम होता है जाबाली, इसीलिए वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाया था? जाबालीपुर। तो ये जाबालीपुर से जालोर कैसे बना? तो कहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जाल वृक्ष की क्या थी? अधिकता, इसीलिए क्षेत्र क्या कहलाया वर्तमान के अंदर? जालोर। तो यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछता है, या तो पूछता है जाबाली नामक ऋषि का क्षेत्र कौन सा है? जालोर, या पूछता है जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर, और पूछ ऐसे भी सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो जाल वृक्ष की अधिकता के कारण क्या कहलाया था? जालोर। बाकी आप याद रखेंगे कि इसी जालोर का एक और नाम होता है जिसका नाम होता है जलालाबाद। और आपको पूछा जाए जालोर को जलालाबाद नाम किसने दिया था, तो याद रखेंगे एके यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर। फिर कह रहा हूं, ये जो पूरा जालोर का क्षेत्र है, ये जाबाली ऋषि की तपोस्थली हुआ करती थी, इसीलिए क्षेत्र को क्या कहते हैं? जाबालीपुर। जाल वृक्ष की अधिकता थी, इसीलिए यह क्षेत्र क्या कहलाया था? जालोर। और एक बार यहां पर, यानी लगभग बात है 1311 ईस्वी की, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के शासक कानड़ देश सोनगरा पर आक्रमण करके यहां पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसी जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? जलालाबाद। यह तो हुई जालोर को लेकर, यह तो चर्चा हुई किसको लेकर? जालोर को लेकर। आइए इनको लेकर भी चर्चा करते हैं। श्रीपंथ, आपको पूछा जाए श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम है, तो याद रखेंगे बयाना। और बयाना स्थान कहां पर होता है? भरतपुर में। बयाना स्थान कहां पर है? भरतपुर के अंदर। वैसे अपने राजस्थान में बयाना दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो आपको पूछा जाए नील की खेती के लिए, नील की खेती आप जानते होंगे, आज भी अपने गांवों के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने वस्त्र रंगने के अंदर जिसका प्रयोग करते हैं वो नील होती है, और पहले नील की खेती हुआ करती थी। अपने राजस्थान में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान था बयाना, भरतपुर। और इसके अलावा बयाना आपको पता है यहां पर मिले हैं गुप्तकालीन सिक्के। तो बयाना से रिलेटेड तीन बातें आप याद रखेंगे। एक तो बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ, बयाना की लोकेशन क्या है? भरतपुर। यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नील की खेती के लिए। और आपको पूछा जाए गुप्तकालीन सिक्के, और यह भी गुप्त वंश के कौन से शासक? कुमार गुप्त के यहां से सिक्के मिले हैं, और वो सिक्के कौन सी शैली के थे? तो यह भी आप याद रख लीजिए, मयूर शैली के सिक्के। आपको पूछा जाए अपने राजस्थान के अंदर गुप्तकालीन मयूर शैली के सिक्के कहां से मिले हैं? तो बयाना, भरतपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, जाबालीपुर को लेकर हमने चर्चा कर ली है कि यह जालोर है। खीराबाद, याद रखेंगे यह खीराबाद है शिवाना का नाम। शिवाना आप जानते हैं वर्तमान के अंदर शिवाना है बाड़मेर में। तो बाड़मेर के अंदर स्थान है कौन सा? शिवाना। और इसी शिवाना को 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय किया था, इसीलिए शिवाना का नाम बदलकर क्या किया था? खीराबाद। और जालोर का भी जलालाबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोमिनाबाद, मोमिनाबाद किसका प्राचीन नाम है? तो याद रखेंगे आमेर का। आमेर का नाम क्या है? मोमिनाबाद। आपको पूछा जाए आमेर को मोमिनाबाद नाम किसने दिया था? तो नाम देने वाले थे मुगल बादशाह, जिनका नाम होता है बहादुर शाह फर्स्ट। आपको शायद पता होगा कि जब 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब के बाद में दिल्ली का बादशाह बनेगा कौन? इसको लेकर आजम और मुज्जम के मध्य 18 जून 1707 के अंदर झज्जर का युद्ध लड़ा जाता है, जिसके अंदर आमेर के शासक सवाई जयसिंह सहायता करते हैं आजम की, लेकिन शासक बन कौन जाता है? मुज्जम। और वही मुज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम पर बैठता है दिल्ली की गद्दी पर, और दो कार्य करता है। एक तो आमेर का जो शासक है सवाई जयसिंह, उसको गद्दी से हटाता है, और दूसरा आमेर का नाम बदलकर क्या करता है? मोमिनाबाद।
तो यहां से हमारे लिए लगभग 10 क्वेश्चन हो गए। एक बार वापस, उसके बाद में आगे। जाबालीपुर कौन सा क्षेत्र? तो हमने कहा जालोर। क्यों? क्योंकि यहां का क्षेत्र हुआ करता था जाबाली ऋषि का। इसी जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 के अंदर बदलकर क्या कर दिया था? जलालाबाद। जाल वृक्ष की अधिकता के कारण यह क्षेत्र क्या कहलाया था? जालोर। फिर हमने श्रीपंत को पढ़ा। श्रीपंत का वर्तमान के अंदर नाम है बयाना। बयाना भरतपुर में है। बयाना नील की खेती और गुप्तकालीन सिक्कों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है। खेराबाद, सिवाना, बाड़मेर, बिल्कुल सही है चुका विष्णु जी, बिल्कुल सही है। ये जो सिवाना है ये मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के शासक हैं उनकी संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। क्यों? जब भी कोई बाहरी आक्रमणकारी आया, तो जैसे बात करें शेरशाह सूरी आया था तो मालदेव सिवाना चला गया था। जब अकबर आया था तो चंद्रसेन भी कहां चला गया था? सिवाना। और मोमिनाबाद आमेर का नाम बदलकर किया था किसने? बहादुर शाह फर्स्ट ने। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं इसी क्रम से आगे। तो यहां से कम आपके एग्जाम के लिए 10 क्वेश्चन और सभी वेरी इंपॉर्टेंट। हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, मरु केसरी किसे कहा जाता है? मरु केसरी, जल्दी से कमेंट करके बताइए, मरु केसरी किसे कहा जाता है? देखिए, एक तो उपाधि है आपको पता होगा मरु केसरी, और एक उपाधि है मेवाड़ केसरी। दो है और दोनों में केसरी है। एक मरु केसरी है और एक मेवाड़ केसरी है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ये दोनों उपाधियां किसके शासक को है? हाँ, केशाराम जी बरवड़, अच्छा राजेंद्र प्रजापति, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है। केशाराम जी बिल्कुल आपको भी गुड मॉर्निंग। संदीप शर्मा हमें ए नंबर बता रहे हैं मरु केसरी। काजल कंवर, जय माता जी की। हाँ, संजू विष्णु शी, रेखाराम विनोदा हमें शी। हाँ, घनश्याम मीणा जी बिल्कुल क्लास यूट्यूब पर ही रहेगी। प्रदीप जांगीर हमें दुर्गादास राठौड़ बता रहे हैं। संतोष करवा हमें शी बता रहे हैं। हाँ, मरु केसरी, एक तो है मेवाड़ केसरी, एक है मरु केसरी। हाँ संजय कुमार जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार। देखिए, मरु केसरी कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ को। किसे कहा जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को। इसके अलावा भी याद रखेंगे, वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। और एग्जाम के अंदर यह भी पूछा गया है कि वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसने कहा था? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और इसी दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है राठौड़ों का यूलिसेस। एग्जाम के लिए ये तीन उपाधियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती तो कहने वाले इतिहासकार थे, उनका नाम होता है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और आपको पूछा जाए वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा था? राठौड़ों का यूलिसेस। यूलिसेस का मतलब होता है उपयोगी, राठौड़ों के लिए उपयोगी, तो ये कहने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। क्लियर? तो मरु केसरी कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ को, जिसकी छतरी आपको पता हो तो उज्जैन के अंदर सिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है। इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। कहने वाले कौन थे? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और राठौड़ों का यूलिसेस भी वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। एक हमारे सामने है मेवाड़ केसरी, याद रखेंगे, मेवाड़ केसरी कहा जाता है महाराणा प्रताप को। और महाराणा प्रताप आप जानते हैं जिन्हें कहा जाता है हल्दी घाटी का शेर, जिन्हें कहा जाता है हल्दी घाटी का शेर, और जिनके बचपन का नाम था किक्का। किक्का का मतलब होता है साहसी बालक। आइए ऑप्शन पर चलते हैं। पूछा गया था मरु केसरी किसे कहा जाता है? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को। इसके अलावा महाराणा प्रताप के ये नाम आप याद रखेंगे, इन्हें मेवाड़ केसरी भी कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है, और इनके बचपन का नाम किक्का होता है। किक्का का अर्थ होता है साहसी बालक। मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़ को कहा जाता है हिंदू बादशाह। क्या कहा जाता है? एक तो नाम याद रखेंगे हिंदू बादशाह, और दूसरी बात याद रखेंगे कि मालदेव राठौड़ को फारसी इतिहासकारों ने कहा है हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा। और एग्जाम के अंदर ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फारसी इतिहासकारों के अनुसार मालदेव राठौड़ को क्या कहा गया है? तो हसमत वाला राजा। हसमत का अर्थ होता है वैभव, ऐश्वर्य, यश। मालदेव सोनगरा, इतिहास के अंदर लंबी लंबी मुच्छें होने के कारण मालदेव सोनगरा को कहा जाता है मुच्छाला मालदेव। क्या कहा जाता है? मुच्छाला मालदेव। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आपके एग्जाम के लिए सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भरत कुमार जी सर कृषि पर्यवेक्षक के लिए उपयोगी, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो रामबाण प्रश्नोत्तरी है ये, ठीक है, नो टेंशन रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर यदि लिखा है कि राजस्थान जीके, तो मान के चलिए आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, गुड्डी कंवर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग।
बिल्कुल प्रेम सा, मालदेव राठौड़ को ही कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता, क्योंकि 52 युद्धों से 58 परगने जीते थे मालदेव राठौड़ ने। और मालदेव राठौड़ के दो सेनापति थे, जेत्ता और कुंपा, जिन्हें कहा जाता है 99 युद्धों का विजेता। बातें बहुत सारी है, नो टेंशन रहिए, आप पूरी थ्योरी के अंदर भी पढ़ूंगा आपको, ठीक है। हाँ कृष्ण कुमार, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, ले लिया स्क्रीनशॉट। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में सही है, यानी कि हमें यहां पर पूछी गई है राजस्थान की लोकेशन भारत में क्या है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, या फिर दक्षिण पश्चिमी, या फिर दक्षिण पूर्वी। जल्दी से कमेंट करिए, और जो हमारे साथ जुड़े हैं उन वो भाई सभी कमेंट करेंगे इसका, क्योंकि बहुत चिंटू क्वेश्चन आ गया। और मान के चलिए ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, लगभग एग्जामों के अंदर पूछता है कि राजस्थान की लोकेशन क्या है। गोविंद चौहान जी, अरे धन्यवाद, आपका प्रेम और स्नेह हमारे साथ में है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बी सौरभ चौहान जी हमें बी बता रहे हैं, प्रेम राठौड़ जी हमें बी बता रहे हैं, मोनिका चौधरी बी, महावीर मीणा हमें बी, आशीष मीणा, हाँ प्रेम राठौड़, संतोष, प्रकाश यादव, चुक्का बिश्नोई, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बी यानी राजस्थान की स्थिति। वैसे राजस्थान की स्थिति को लेकर यदि चर्चा करें तो राजस्थान की स्थिति 3 संदर्भों में आप याद रख सकते हैं। कौन कौन सी देखिए, एक तो आप याद रखें विश्व या ग्लोब में, विश्व या ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या है। दूसरी बात है वो है एशिया महाद्वीप की, कि महाद्वीप के अंदर इसकी लोकेशन क्या है राजस्थान की। और तीसरी बात है भारत में राजस्थान की लोकेशन क्या है। तो भारत की तो आप सभी बहुत ही शानदार, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। भारत के अंदर राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तर पश्चिमी। कौन सी है? उत्तर पश्चिमी। एशिया के अंदर आपको पूछा जाए राजस्थान की स्थिति तो याद रखेंगे दक्षिण पश्चिमी। कौन सी है? दक्षिण पश्चिमी। विश्व या ग्लोब के अंदर पूछा जाए राजस्थान की स्थिति तो नाम याद रखेंगे उत्तर पूर्वी। ये लीजिए, राजस्थान की स्थिति तीनों के संदर्भ में आपके सामने है, विश्व या ग्लोब के आधार पर उत्तर पूर्वी, एशिया महाद्वीप में अगर लोकेशन पूछ ले तो दक्षिण पश्चिमी, और भारत में लोकेशन पूछ ले तो उत्तर पश्चिमी। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल मिस संजू बिश्नोई, विश्व में उत्तर पूर्व, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल उत्तर पश्चिमी, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कोण को लेकर बिल्कुल सही है, कोण को लेकर भी बताऊं आपको थोड़ा सा। ये लीजिए, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। आपको पता ही है उत्तर और पूर्व के मध्य जो कोण बनता है उसे कहा जाता है ईशान कोण। उत्तर पश्चिम के मध्य जो कोण बनता है उसे कहा जाता है वायव्य कोण। दक्षिण पूर्व के मध्य जो कोण बनता है उसे कहा जाता है आग्नेय कोण, और दक्षिण पश्चिम के मध्य जो कोण बनता है उसे कहा जाता है नैऋत्य कोण। तो देख लीजिए, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति वायव्य कोण में है, विश्व में राजस्थान की स्थिति ईशान कोण में है, जबकि एशिया के अंदर कौन सी है? नैऋत्य कोण की। ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल। रेखा नैनीवाल गुड मॉर्निंग, लेखराज गुड मॉर्निंग आपको भी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ डीके वर्मा, बिल्कुल आपका नाम ले लिया, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, दक्षिण पूर्वी राजस्थान नहीं है, यानी आग्नेय के संदर्भ में राजस्थान असंगत होता है। बाकी 3 कोणों के अंदर राजस्थान की स्थिति है किसी ना किसी के संदर्भ में, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो विश्व हो, और चाहे भारत। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? रियासत, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से? बाकी आपको पता ही है। एक कमेंट ये भी कर दीजिए कि राजस्थान में कुल रियासतें हैं कितनी, राजस्थान में कुल रियासतें कितनी हुआ करती थी, जिसके अंदर यहां पर आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत कौन सी है, जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ या फिर झालावाड़। बाकी मैं आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। हाँ, राहुल सिंह जी हमें A4, बहुत ही शानदार। MS बिश्नोई B, कृष्ण कुमार, प्रदीप जांगीड़, चुक्का बिश्नोई, हाँ मारवाड़, चौथे के अंदर नंबर 2, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बिल्कुल, राजस्थान के अंदर टोटल रियासतें कितनी है? 19। आपको पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर, 2 प्रकार के क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर, एक तो पूछा जाए बड़ी और एक पूछा जाए छोटी, 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिल्कुल बहुत ही शानदार कौन सी है? मारवाड़। जबकि छोटी आपको पूछे तो छोटी है शाहपुरा। ये तो है क्षेत्रफल के आधार पर। आपको पूछ लिया जाए जनसंख्या के आधार पर कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी है और सबसे छोटी रियासत कौन सी है, तो याद रखेंगे जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ी रियासत है वो है जयपुर, और जो सबसे छोटी है वो है शाहपुरा। 5 क्वेश्चन में
राजस्थान में कुल रियासतें कितनी है? 19। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी है? मारवाड़। छोटी कौन सी है? शाहपुरा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर। और छोटी कौन सी है? शाहपुरा। ये 5 प्रकार के क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन पूछता है, कमेंट करके बताइए, अपने राजस्थान में जाट रियासतें कितनी हैं? जाट रियासतें कितनी हैं? और क्वेश्चन यह भी पूछता है कि राजस्थान के अंदर एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? एकमात्र मुस्लिम रियासत। तो याद रखेंगे, जाट रियासतें अपने राजस्थान के अंदर 2 है। कितनी हैं? 2। और मुस्लिम रियासतें कितनी हैं? 1। मुस्लिम रियासत एक कौन सी है? नाम भी आप याद रखेंगे, टोंक। टोंक के शासक आपको पता ही है, अमीर खां पिंडारी हुआ करते थे। जाट रियासतें कितनी है? 2। तो कौन कौन सी? तो एक तो है भरतपुर और दूसरी है धौलपुर। क्लियर? रियासतों को लेकर 19। क्षेत्रफल के आधार पर मारवाड़ बड़ी, छोटी शाहपुरा। जनसंख्या के आधार पर बड़ी जयपुर, छोटी शाहपुरा। जाट रियासतें कितनी है? 2। भरतपुर व धौलपुर। मुस्लिम रियासतें कितनी है? 1। कौन सी है? वो भी याद रखेंगे, टोंक। उसके अलावा आपको पूछा जाए सबसे प्राचीन रियासत, पूछा जाए सबसे प्राचीन कौन सी है? तो याद रखेंगे मेवाड़। और पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? तो वो भी आप याद रखेंगे, झालावाड़। झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, यानी अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है? झालावाड़। तो आपके सामने रियासतों को लेकर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सामने रहे, और यहां से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी हो जाएगी? मारवाड़। क्लियर? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपके एग्जाम के लिए रामबाण। हाँ बिल्कुल, सबसे नवीन झालावाड़। ठीक है, 10 अप्रैल 1838 के अंदर इसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल लक्षिता प्रिंस ठाकुर, बिल्कुल सही है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय अंतर क्रमशः है। यहां पर पूछा गया है राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर क्रमशः कितना है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से। हाँ संतोष करवा जी, बिल्कुल, उसके लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना राजस्थान। इस राजस्थान के अंदर बात करें यदि अक्षांश को लेकर, तो आपको पता है अपने राजस्थान का अक्षांश होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह है अपने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अंतर आप निकाल लीजिए। तब तक आपको बता देता हूं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। हां, अपने राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार होता है वो होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा? पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यह होता है अपने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। और यह कौन सा है? तो अक्षांशीय विस्तार। अब अंतर आपको पता ही है, बिल्कुल बहुत ही शानदार। अपने राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट में से जब 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे तो आपको पता है कितना आएगा? 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांश। बात करें देशांतर की, तो यदि इनमें से ये घटाएंगे तो हमारे सामने देशांतर आएगा 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। और हमें यहां पर एक शब्द क्रम से जरूर पढ़ना है, क्रम के अनुसार बताना है। ऐसा नहीं है पहला देखा और यही ठोक दिया, रॉन्ग है ये। राइट आंसर इज ए बी। बी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो एग्जाम, आप जब एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम दे रहे होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आप प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अक्सर आपके साथ में भी हुआ होगा। आप बिल्कुल, हाँ नंद भी, हाँ मैं कह रहा था आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि जल्दबाजी के अंदर एग्जाम हॉल में आपसे वो क्वेश्चन गलत हो गया जो आपको आता था। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप क्वेश्चन थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ते। तो एग्जाम हॉल के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। ठीक है, विकास ग्वाला सर, इसका पीडीएफ कहां पर? इसका पीडीएफ मिलेगा आपको कोटिले क्लासेस के टेलीग्राम पर। ठीक है, दिलखुश कुमार मीणा, 12 जिले का गठन कब हुआ था? 12 जिले का गठन हुआ था 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 के अंदर 12 जिले का गठन हुआ था। ठीक है, महेश कोरवाल, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है वे घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ है।
हमें यहां पर पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, और आपको हिंट दे दिया है कि वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ है। अब भाई ऑप्शन की बाढ़ आनी चाहिए, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर बागोर। जल्दी से कमेंट करिए। अच्छा, जोंग पोंग चंग हमारे साथ, गुड मॉर्निंग आपका। ए कालीबंगा, कालीबंगा बिल्कुल, बहुत ही शानदार, क्या बात है। लक्षिता ए बिल्कुल, बहुत ही शानदार शानदार, क्या बात है। मतलब ये वो सभ्यता है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें कालीबंगा नहीं पूछे जाए। तो कालीबंगा प्रसिद्ध है, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं भाई, बहुत ही शानदार, बिल्कुल। कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, जो अपने राजस्थान के अंदर विकसित हुई है। और राजस्थान के अंदर कौन सा जिला है? तो राजस्थान के अंदर जिला होता है हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखेंगे, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर विकसित हुआ है। और कौन सी नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। आइए बात और करते हैं थोड़ी सी। पूछा जाए कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था अमलानंद घोष। व्यक्ति का नाम क्या था? अमलानंद घोष। इसके उत्खननकर्ता का नाम था, एक का नाम था तो बीबी लाल, एक का नाम क्या था? बीबी लाल, और दूसरे का नाम था बीके थापर। बीके थापर। कालीबंगा कहां पर? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। उत्खनन का कार्य किसने किया? बीबी लाल और थापर ने। हमें यहां से विश्व के अंदर जानकारी मिली है किसकी? भूकंप की, सर्वप्रथम। इसके अलावा कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और आपको पता ही है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां। बातें बहुत सारी है बताने के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट है। और इसको भी याद करने की एक कहानी के रूप में आप याद कर सकते हैं। देखिए कैसे। देवियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? काली, काली देवी। देवताओं में हनुमान जी। देवियों में काली और देवताओं में हनुमान जी। मतलब कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। कालीबंगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर आपको पता ही है लगभग क्या पाया जाता है? यानी कि अमल के बड़े शौक हुआ करते हैं वहां के। अमल, अमल से जानो थाऊंगा छानो। अमल, जब कोई व्यक्ति अमल खाता है तो अमल खाने के बाद में आनंद आता है। और अमल प्लस आनंद क्या हो गया? अमलानंद। कालो कहीं वे अमल, अमल खाया बस कहीं आवे आनंद। और अमल खाया बाद में जावे घरे। घरे कौन है? घरे है बीबी। और बीबी था पड़े के तो अमल खा रही है, तो बीबी कहीं हुई? लाल। और बीबी लाल हुई जब बीबी कहीं दे 2-4 थापर। और जब बीबी आदमी थापर दे तो घर में कहीं आए? भूकंप। और ये युद्ध तब तक शांत नहीं होगा जब तक बेचारा आदमी कहां नहीं चला जाएगा? खेत। और वापस अपनी बीवी को मनाने के लिए क्या लेकर आएगा? काली चूड़ियां। मतलब ऐसे आप कहानी के रूप में याद कर सकते हैं। तो आपने कहा कि काली देवियों में, देवताओं में हनुमान जी। कालो कहीं करे अमल, अमल खाया बच कहीं आवे आनंद। अमल खार आनंद आएगो पच ही जाए घरे। घरे कौन है? बीबी। बीबी कहीं हुई? लाल। लाल हुई जन कहीं दे 2-4 थापर। थापर दे घर में कहीं आए? भूकंप। भूकंप आते ही बाबड़ो मोटियाड हो जाए खेत में। और पाँच आते ही लुगाई ने मनोते कहीं ले रहा है? काली चूड़ियां। बस ये कालीबंगा कंप्लीट। तो इस प्रकार से बहुत सारी सभ्यता है, हम इस कहानी के रूप में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाएंगे थ्योरी में तो शानदार तरीके से आपको याद करवा देंगे। ठीक है, याद करने का टेंशन आप लीजिए मत, नो टेंशन रहिए कि याद नहीं होता है। एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि याद करना आसान है, भूलना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने क्या कहा है? कि याद करना आसान है, भूलना बड़ा मुश्किल है। तो थ्योरी के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ योगेश जी, आइए बात करते हैं अगले फैक्ट को लेकर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बुझ झील का निर्माण करती है? ऐसी कौन सी नदी है जो निर्माण करती है किसका? बुझ झील का। एग्जाम के अंदर यह भी पूछा गया है कई बार कि ऐसी कौन सी नदी है जो बुझ झील का निर्माण करती है। वैसे मैं बता देता हूं आपको, बुझ झील कहां पर है? तो बुझ झील होती है जैसलमेर में। बुझ झील कहां पर है? याद रखेंगे, जैसलमेर में। ठीक है, संदीप शर्मा जी हमारे साथ उल्टा है। अरे अरे जल्दी से बताइए, बुझ झील जो जैसलमेर के अंदर है, इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन आपके सामने है, कांतली, काकने, साबी या फिर मेंथा। जैसलमेर के अंदर बिल्कुल बी 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 बी। देखिए बिल्कुल ये अपना राजस्थान। ठीक है, इस राजस्थान के अंदर यहां पर जिला कौन सा? तो जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर।
इसी जैसलमेर के अंदर यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों को कहा जाता है कोटरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं ये? कोटरी की पहाड़ियां। और इसी कोटरी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और इसी नदी का नाम होता है कांकनी नदी। इसी नदी को कहा जाता है काकनी नदी और इसी नदी को कहा जाता है मशूरदी नदी। यानी काकने या मशूरदी नदी का उद्गम होता है कोटरी की पहाड़ियों से और यह जाकर गिरती है एक झील के अंदर और उस झील का नाम होता है बुझ झील। और यह बुझ झील कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। तो याद रखेंगे बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? काकने नदी, जो निकलती जैसलमेर के अंदर ही है और जैसलमेर के अंदर ही क्या होती है? लुप्त। और कौन सी झील में? तो बुझ झील में बुझ जाती है। कौन सी? याद रखेंगे काकने, काकनी या मशूरदी। एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है काकनी नदी का अन्य नाम क्या होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे मशूरदी नदी कहा जाता है इसे। क्लियर? तो बुझ झील का निर्माण कौन सी? काकने। तो काकनी नदी से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन सा? एक तो आप याद रखेंगे कि काकने नदी कौन सी झील का निर्माण करती है? बुझ झील का। और दूसरी बात यह है कि ये जो काकने नदी होती है, याद रखेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। ये आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी होती है। कौन सी? काकने नदी। क्लियर? हाँ, आंतरिक अपवाह तंत्र बिल्कुल सबसे छोटी। हाँ महेंद्र गुर्जर जी, बिल्कुल बहुत जल्द शुरू करेंगे। ठीक है, मशहूर दी नदी बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि से। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपको 4 प्रकार से पूछ सकता है। कैसे कैसे देखिए, और आप ही कमेंट करेंगे। आपको पूछा जाए राज्य में प्रवाहित होने वाली, कमेंट करते रहना, राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, होने वाली सबसे लंबी नदी। एक तो यह पूछता है फैक्ट, जल्दी से कमेंट करके इसका भी आंसर बता दीजिए। दूसरा फैक्ट पूछता है पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, यह भी पूछता है। एक पूछता है जल सतह के आधार पर, जल सतह के आधार पर सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। और चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, पूछा गया है जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि से, जल ग्रहण क्षमता के आधार पर, जल ग्रहण क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। बस ये 4 प्रकार के फैक्ट इस प्रकार से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। देखिए, राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता है सबसे जो लंबी नदी होती है बहने वाली, उसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी आपको पता ही है, जिसे कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो होता है जानापाव की पहाड़ियां, महू एमपी राज्य के अंदर प्रवेश करती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से जाती है कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, उसके बाद में करौली, उसके बाद में धौलपुर होते हुए ये जाती है यूपी, और यूपी के अंदर यमुना में ये विलय होती है। जहां पर चंबल यमुना में विलय होती है वो स्थान होता है मुरादगंज, इटावा जिला, यूपी। पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, वो याद रखेंगे कौन सी है? बनास। बनास, जिसे कहा जाता है वन की आशा। बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, राजसमंद से जाती है चित्तौड़, चित्तौड़ से जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से जाती है अजमेर, अजमेर से जाती है टोंक, और टोंक के बाद के अंदर यही बनास चंबल में विलय हो जाती है, रामेश्वर स्थान है सवाई माधोपुर में। पूछा जाए जल सतह के आधार पर सबसे बड़ी नदी, तो याद रखेंगे इसका आंसर भी क्या होगा? चंबल। इसका आंसर भी क्या होगा? चंबल। और जल ग्रहण क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी नदी, तो याद रखेंगे बनास। तो बनास के भी 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है और चंबल नदी के भी 2 फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं, यदि क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें। ठीक है? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ये चारों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, यही से आपको एग्जामिनर घुमाता है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा, नंदू बागू कंफ्यूज हो गया। हाँ होता है, अक्सर होता है, इसीलिए एग्जामिनर आपको पूछता है। ठीक है? धर्माराम जाट, बिल्कुल गुड मॉर्निंग आपको भी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है जवाई बांध पाली, जाखम बांध बांसवाड़ा, बांकली बांध जालोर या जवाहर सागर बांध कोटा। जल्दी से बता दीजिए इन चारों में से असंगत कौन सा है?
हाँ रणजीत चौधरी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों के बाद आए आप। हाँ मोनिका खेर हमें बी, गुलशन बी बता रहे हैं। हाँ नंदू हमें बी बता रहे हैं, आशीष मीणा बी, संदीप शर्मा हमें 2 बता रहे हैं। जाखम बांध, अच्छा कहां पर ये संगत है देख लीजिए जल्दी से। फर्स्ट एक दे रखा है हमें, कौन सा, देखिए फर्स्ट दे रखा है जमाई बांध। जमाई बांध के बारे में 3 फैक्ट है, और ये जो अधीनस्थ आया है तब से ये हमेशा जमाई बांध से क्वेश्चन पूछता है। कैसे, देखिए एक तो आपको पूछा जाए जमाई बांध कहां पर है, तो सुमेरपुर पाली। दूसरा फैक्ट याद रखें, जमाई बांध कौन सी नदी पर है, तो जमाई नदी पर। और इंपॉर्टेंट इसकी क्या है, जमाई बांध को पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जमाई बांध पश्चिमी राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा बांध है, इसीलिए जमाई बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसका निर्माण करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने, इसीलिए उमेद सिंह को कहा जाता है मारवाड़ का भागीरथ। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का भागीरथ। आपको अधीनस्थ क्वेश्चन पूछेगा जमाई बांध को अतिरिक्त जल कौन सी परियोजना से मिलता है, तो याद रखेंगे सेई परियोजना। कौन सी परियोजना है, सेई परियोजना। और इसका संबंध किस जिले से है, तो उदयपुर। बस जमाई बांध से रिलेटेड ये 4 प्रकार के फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जमाई बांध सुमेरपुर पाली में बना है, जमाई नदी पर बना है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसीलिए राजस्थान का अमृत सरोवर बोलते हैं। और जमाई बांध को अतिरिक्त जल सही परियोजना से, कहने का मतलब जमाई बांध तो सही है पाली। दूसरा है जाखम बांध। दूसरा कौन सा है, जाखम बांध। जाखम बांध कहां पर है, तो आप सभी जानते हैं जाखम बांध बना है प्रतापगढ़ जिले में। कौन सी नदी पर बना है, तो याद रखेंगे जाखम नदी पर। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है राज्य का सबसे ऊंचा बांध है ये, राज्य का सबसे ऊंचा बांध। राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, जाखम बांध, जाखम नदी, प्रतापगढ़ जिला। अच्छा यही असंगत है क्या, बिल्कुल। जाखम बांध बांसवाड़ा में नहीं है भाई, कहां पर है, प्रतापगढ़ में। ठीक है। बांकली बांध बिल्कुल सही है, बांकली बांध जालोर जिले के अंदर है। पूछा जाए बांकली बांध कौन सी नदी पर बना है, तो याद रखना सुकड़ी नदी पर। सुकड़ी नदी पर बांकली बांध जालोर जिले में। जवाहर सागर बांध बिल्कुल कोटा में है, कौन सी नदी पर बना है, यह भी याद रखेंगे चंबल नदी पर। कौन सी, चंबल नदी पर। तो ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो जमाई बांध की पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, जाखम बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध, बांकली बांध सुकड़ी नदी पर जालोर जिले में, और जवाहर सागर बांध है चंबल नदी पर कोटा जिले में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। मेष कोरवाल जी, तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, जिसका निर्माण घग्गर नदी से होता है, और यह राज्य की सबसे नीची झील है। राज्य की सबसे ऊंची झील है वो है नक्की झील। ठीक है। मेष बिल्कुल, तलवाड़ा झील सबसे ऊंची नहीं है, याद रखना, सबसे नीची झील है, सबसे ऊंची है नक्की। ठीक है, बिल्कुल। हाँ चुका विष्णु, राइट। नेक्स्ट अगला है घेवर माता का मंदिर कौन सी झील की पाल पर स्थित है। घेवर माता का मंदिर, 2 प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो आपने सुना होगा, एक तो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे है, नटनी का चबूतरा। और दूसरा पूछता है घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर कौन सी झील की पाल पर है। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन है, एक चबूतरा और एक मंदिर। ये दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। दिलखुश मीणा, धन्यवाद आपको। रिट स्पेशल क्वेश्चन लाए सर, बिल्कुल राहुल, बिल्कुल बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। ठीक है। हाँ, नटनी का चबूतरा, देखिए नटनी का जो चबूतरा है वो तो बना है, आपको पता ही है, नटनी का चबूतरा बना है पिछोला झील के किनारे। कहां पर है, पिछोला झील के किनारे। और पिछोला झील कहां पर है, तो आपको पता ही है उदयपुर के अंदर, जिसका निर्माण पिंचू नामक बंजारे ने राणा लाखा के समय करवाया था। घेवर माता का मंदिर बना है, यह बना है राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे। और राजसमंद झील आपको पता ही है राजसमंद में है। याद यहां से यह भी रखना है कि घेवर माता को कहा जाता है बिना पति के सती, यानी कि यह बिना पति के सती हुई थी। क्यों हुई थी, तो कहते हैं कि राज सिंह जब राजसमंद झील का निर्माण करवा रहा था, तो कहते हैं कि दिन में करवाता और रात के अंदर वो ध्वस्त हो जाता। इसीलिए कुछ पंडितों को बुलाया, तो पंडितों ने कहा राज सिंह से कि आप इसकी नींव
उस महिला से रखवाइए जिसके गोरे गाल पे कुछ काला तिल हो। इस प्रकार की कुछ इतिहासकार हमें कहानियां बताते हैं। तो कहते हैं कि घेवर माता मिली थी मालवा के अंदर, ये गुज्जर जाति की महिला है, इसीलिए यहीं पर क्या हो गई थी, सती। इसीलिए इतिहास में कहा जाता है बिना पति के सती घेवर माता, और जिनका मंदिर बना है राजसमंद झील की पाल पर। इधर नटनी का चबूतरा पिछोला झील, और इस नटनी का नाम आप जरूर याद रखें, इस नटनी का नाम होता है गलकी। नाम क्या है नटनी का, गलकी। क्लियर। तो इसका राइट आंसर ये रहा राजसमंद। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ रणजीत चौधरी, आप भी ना। हाँ हाँ बिल्कुल चुका विष्णु गलकी। प्रिंस ठाकुर बिल्कुल गलकी, बिल्कुल बिल्कुल गैले नहीं मान सकते, शर्त भी गजब। हाँ प्रेम साहब, इतिहास ऐसे ही है, क्या करें, अजब गजब की बातें हैं इतिहास में जो हमें टोड बताता है। चलो टोड की असली बातें तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, अगर टोड की असली बातें पढ़ते तो पता नहीं क्या क्या पढ़ने को मिलता। अगला क्वेश्चन, पिछोला व फतेह सागर को जोड़ने का कार्य करती है उदय सागर, स्वरूप सागर, जवाहर सागर या उपयुक्त सभी। यानी कि दो झीलें हैं, एक पिछोला है और दूसरी फतेह सागर है, इसको जोड़ने का कार्य कौन सी झील करती है, उदय सागर, स्वरूप सागर या जवाहर सागर या फिर उपयुक्त सभी। देखिए इस प्रकार से यहां पर बनी हुई है कौन सी झील, पिछोला। ये तो है पिछोला, ये रही आपके कौन सी, फतेह सागर। पूछा गया है इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है भाई, कौन सी झील। हाँ बिल्कुल, बहुत ही शानदार। इन दोनों झीलों को जोड़ने का कार्य करती है वो एक और झील है यहां पर, और इस झील का नाम होता है स्वरूप सागर झील। कौन सी है भाई, स्वरूप सागर झील। और आपको पता ही है ये तीनों झीलें कहां पर है, उदयपुर के अंदर। और अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहां पर है, उदयपुर के अंदर। इसीलिए उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी, इसीलिए उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी, याद रखें। और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को, झीलों की नगरी उदयपुर को। क्यों, राज्य में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें यहीं पर है, उदयपुर के अंदर। तो पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने का कार्य कौन, स्वरूप सागर झील करती है, जिसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। और स्वरूप सिंह आपको पता ही है 1857 के समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। तो पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने का कार्य कौन, स्वरूप सागर झील। यहां से दो बातें एग्जाम के लिए और याद रखेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी, एक तो याद रखें इसी पिछोला झील के अंदर राज्य में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई। राज्य में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा चालित नाव कहां पर चलाई गई, पिछोला के अंदर। जबकि याद रखेंगे फतेह सागर झील के अंदर स्थापित है सौर वेधशाला। तो दोनों सौर ऊर्जा से संबंधित है, वहां पर है सौर ऊर्जा से चलित नाव, यहां पर है सौर वेधशाला, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य स्वरूप सागर झील। ये रही ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। सतीश शर्मा जी, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो है नागौर में, खारे पानी की नागौर में है, मीठे पानी की उदयपुर में है। ठीक है, हाँ राज नवीन जी बिल्कुल याद आ गया। रामरेश साड़े का पल्लू कुत्ता फाड़े ना हो, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे आपको। ठीक है हमरा राम जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग आपको भी। विवेक मीणा जी गुड मॉर्निंग आपको भी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सांभर झील से देश के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग उत्पादित किया जाता है। नमक, देश के कुल नमक का कितना प्रतिशत भाग केवल सांभर से होता है। एग्जाम के लिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये बहुत बार, स्टार लगा लीजिए इस पर, बहुत बार क्वेश्चन आया है। और लगभग एग्जाम पेपर आप पुराने उठाकर देखोगे तो आपको मिलेंगे यहां से क्वेश्चन। ठीक है, सावन कुमार जी नहीं, वो बीच में नहीं छोड़ा है, वो ऐसा हुआ कि लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, हाँ ना 8.7 बहुत ही। शारदा मेघवाल बी, नीलू राजपूत 8.7, बिल्कुल यही क्वेश्चन हमेशा आता है। और सांभर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो देख लीजिए, ये रही सांभर। आपको पूछा जाए कि ये जो सांभर झील है, इस सांभर झील का विस्तार कितने जिलों में है तो याद रखेंगे जयपुर, अजमेर और नंबर 3 नागौर। 3 जिलों के अंदर विस्तार है किसका, सांभर झील का। दूसरा आपको पूछा जाए इसका निर्माण, सांभर झील का निर्माण, तो इसका निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने। किसके अनुसार तो याद रखेंगे, एग्जामिनर हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार
बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया है? तो वासुदेव चौहान ने। अगला फैक्ट आपको पूछा जाए कि यहीं से सांबर झील से देश के कुल नमक उत्पादन का कितना भाग उत्पादित किया जाता है? तो बिल्कुल आप सभी ने शानदार बताया 8.7। आपको पूछा जाए सांबर झील से नमक उत्पादन करने वाली पद्धति कौन सी है? तो क्यार पद्धति। क्यार पद्धति तो आप जानते हैं, मारवाड़ी में खेत में खोडा बनाएगा ना, वैसे बनाकर नमक उत्पादित होता है। कहां से? सांबर से। तो इसके अलावा और कौन सा फैक्ट आपको पूछा जाए कि सांबर से नमक उत्पादित करता कौन है? तो HSL मतलब हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 के अंदर की गई थी सांबर में। और याद रखें, यही सांबर राजस्थान का दूसरा ऐसा स्थल है जो किसमें शामिल है? रामसर साइट में। और कब शामिल हुआ था? तो 1990 में। बस ये इतनी सारी बातें हैं किसको लेकर? सांबर झील को लेकर। कौन सा क्षेत्र? जयपुर, अजमेर, नागौर। निर्माण कितना नमक, कौन सी पद्धति, उत्पादन कौन, और विशेषता रामसर साइट के अंदर शामिल है ये। ठीक है, इसमें नदियां, इसके अंदर नदियां आकर गिरती है आंतरिक अपवा तंत्र की। रूपनगढ़, मेहता, खारी, खंडेला और ढूंढ नदी। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। 8.7। हाँ बिल्कुल, यानी कि आर्द्र भूमि, नम भूमि। रामसर साइट, रामसर स्थान है ईरान के अंदर। रामसर स्थान है ईरान के अंदर, यानी कि विश्व के सभी आदर स्थानों को जोड़ने के लिए एक साइट बनाई गई जिसका नाम है रामसर साइट, जिसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। ठीक है, बिल्कुल। केवलादेव राष्ट्रीय गन्ना पक्षी विहार और सांबर झील 2 स्थल है रामसर साइट में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील के निर्माता कौन थे? देखिए बिल्कुल चिंटू क्वेश्चन आ गया है, और अभी हमने इसको लेकर डिस्कशन किया था कि सांबर से ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हाँ हाँ भाई, थोड़े से कमेंट नीचे ले लीजिए, थोड़े से बस। हाँ दिलकुश जी, क्या बात है। अब वाकिफ हूं हर मंजर से, अब वाकिफ हूं हर मंजर से, क्योंकि इस राह का मुसाफिर हूं मैं। क्या बात है। हाँ बिल्कुल, राम राम जी, बिल्कुल। बहुत ही चिंटू क्वेश्चन था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया है? वासुदेव चौहान ने। देखिए ये जो ऑप्शन है इसके अंदर किसका संबंध किस झील से? देखिए पिंछू नामक बंजारे ने किस झील का निर्माण करवाया? पिछोला। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के समय हुआ? राणा लाखा के समय। वासुदेव चौहान का संबंध किस झील से है? सांबर झील से। अरुणाराज का संबंध भी एक झील से है, नाम है आना सागर झील। आपको पता होगा आना सागर झील अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर के अंदर। इसी आना सागर झील के किनारे मुगल बादशाह आए थे जहांगीर, और अपने सामंत के लिए एक बाग बनवाया था जिसका नाम होता है दौलते बाग। वर्तमान के अंदर उसी बाग को कहा जाता है सुभाष उद्यान। और इसी आना सागर झील के किनारे आए थे दूसरे मुगल बादशाह शाहजहां, जिन्होंने इसी नदी के किनारे 12 दरियों का निर्माण करवाया था, यानी बैठने की व्यवस्था की थी। तो अरुणाराज का संबंध आना सागर से, वासुदेव चौहान का सांबर से, पिंचू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया, लेकिन किसके समय? राणा लाखा के समय। ठीक है, हाँ बिल्कुल। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? नहरों से सर्वाधिक सिंचाई। वैसे अपने राज्य के अंदर आपको पूछा जाए, कमेंट करके बताइए जल्दी से, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला साधन कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला साधन कौन सा है? एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जाता है, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला साधन कौन सा है? बिल्कुल, इसका शारदा मेघवाल, सुनील भाटी, मोनिका, नरेश, केशाराम, बिल्कुल बहुत ही शानदार। विजय, घनश्याम, अर्चना, राजकुमार, श्रवण, संदीप शर्मा, बिल्कुल। रणजीत चौधरी, थानाराम, बिल्कुल बहुत ही शानदार। देखिए नहरों से सर्वाधिक सिंचाई, बिल्कुल बहुत ही शानदार। याद रखेंगे नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। हाँ बिल्कुल, थोड़ी स्टार करेंगे। और राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला साधन कौन सा है? तो यह भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, कुओं व नलकूपों से। कुओं व नलकूपों से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है। नलकूपों का मतलब आप समझते हैं ट्यूबवेल से है। कुओं व नलकूपों से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है, और कौन से जिले में होती है? तो यह भी आप याद रखेंगे, जयपुर। कहां पर?
जयपुर के अंदर। बिल्कुल सही है, सभी के सही है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, तो नहरों से एक याद रखना, तालाबों से भी आपको पूछा जा सकता है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा में, तालाबों से भीलवाड़ा के अंदर, नहरों से याद रखेंगे आप श्री गंगानगर, और इधर कुओं में नलकूपों से याद रखेंगे कौन सा, जयपुर। क्लियर? तो बस आज की क्लास यही रोकते हैं, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हमने 14 क्वेश्चन नहीं किए। आप आराम से इसके आगे एक 0 लगा सकते हैं, यानी लगभग हर एक घंटे के अंदर हम 50, 60 या 70 क्वेश्चन के लगभग कर लेते हैं। तो आपने अपना कीमती समय मुझे दिया सुबह 1 घंटे के लिए, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप बस इतना जरूर याद रखें कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी बाद में वीडियो देखते हैं, मैं चाहता हूं वो साथ में आए, क्योंकि लाइव के अंदर यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब मैं भी आपको आराम से दे पाऊं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकिए मत। और एक बात, कोरोना से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब गाँव आवा, बाजरी को होगरो खावा, उपरो राबड़ी और पिया, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइनें हैं उसका आप जरूर ध्यान रखें। कहीं के बाद ज्यादा बिया में नहीं जाना उन्होंने। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।